हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज का जो टॉपिक जो तैयार हुआ है खास करके उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को लेकर तैयार किया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा किया था कि हम जो भारत के भूगोल का और भारत के इतिहास का जो वीडियो बनाएंगे वो पीटी परीक्षा स्पेशल होगा। वो पीटी परीक्षा स्पेशल 3 चरणों के साथ मैं चलूँगा। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ, फिर आए हुए प्रश्नों को व्याख्या करूँगा। इसके अलावा जो आप लोग का जो सवाल रहेगा, जो पूछा जाएगा, उसी कहीं ना कहीं व्याख्या के स्तर पर भी मैं इसे प्रयास करूँगा। और इसी क्रम में जो मैपिंग ज्योग्राफी के साथ मैं जुड़ूँगा कि कहाँ पर लोकेटिंग हो सकता है। अगर लोकेटिंग आप एग्जैक्ट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो समझ है, जानकारी है, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए, आज सबसे पहले जिस प्राकृतिक उच्चावच की चर्चा हो रही थी, संपूर्ण भारत का दूसरा चैप्टर जो है, इस प्राकृतिक उच्चावच के आधार पर संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटते, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पहला था, दूसरा था मध्य का मैदानी क्षेत्र, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। यहाँ जिस हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की चर्चा स्पेशली होगी। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पर अगर आप देखेंगे तो ये कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस रूप में है कि चीन के साथ मेरी यह एक प्राकृतिक सीमा वर्तमान में तय करती है, और यही वो सीमा है जिसके कारण माना यह जाता है कि जो ऊंचे स्थान पर जिसका नियंत्रण होगा, वो सामरिक दृष्टि से वो नियंत्रण वहाँ कर पाने में सक्षम होगा। आज स्थिति अगर हम कहें, आज के तारीख में अगर हम लोग कहें, तो लगभग चीन 20% ऊंचे स्थान पर है, और जबकि 80% ऊंचे स्थान पर भारत है। यानी कि इस मुद्दे पर भारत का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा है। ये सरकार पर निर्भर करती है कि इस भौगोलिक और सामरिक लाभ को किस प्रकार वो भुना पाए। तो यहाँ इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे जिस पर्वतीय प्रदेश की चर्चा हो रही, खास उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ है, इस ये पर्वतीय क्षेत्र जहाँ की जनजीवन जो है काफ़ी हद तक डिस्पर्ट यानी कि बिखरी हुई अवस्था में है। यानी कि वहाँ जो सघन आबादी न होकर विरल आबादी है। विरल आबादी के कारण यह होता है कि आपस में कनेक्टिविटी का स्तर वो नहीं हो पाता है जो सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो इन क्षेत्रों का विकास भी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम ही होता है। यही कारण है कि जितने भी पर्वतीय प्रदेश, खास करके हिमालय से जुड़ा हुआ जो पर्वतीय प्रदेश है, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसका सबसे बड़ा चीज़ है उसकी भौगोलिक बनावट कि चूँकि वहाँ विरल आबादी है, समतल भूमि नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक सुदृढ़ नहीं हो पा रही। तो खैर चलिए, सबसे पहले जिस चीज़ की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की, उसको मोटे तौर पर 3 सब टाइप में बांटते हैं, जिसमें एक का नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय पर्वत, और तीसरा जो है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। तो आज इस वीडियो में केवल मैं ट्रांस हिमालय पूर्वोत्तर पहाड़ियों की चर्चा करूंगा। पूर्वोत्तर पहाड़ी के बारे में सबसे पहले आप जान लें कहाँ पर पूर्वोत्तर पहाड़ी है। पूर्वोत्तर पहाड़ी ये क्षेत्रों में, यानी मान लें 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ है। और ट्रांस हिमालय का जो एरिया जो है, वो एरिया जो पड़ता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और जो है तीसरा जो स्थान आता है उत्तराखंड का थोड़ा सा भाग है। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस ट्रांस हिमालय की चर्चा हो रही है, वो ट्रांस हिमालय देखिए कि पाकिस्तान, भारत और यहाँ तिब्बत के साथ है। यहाँ पर देखें काराकोरम दर्रा, इस पर काराकोरम चोटी के रूप में इस तरह है। जस्ट दक्षिण में देखिएगा लद्दाख है, लद्दाख का ही अगला सेक्शन है लद्दाख, ये कैलाश, और इसके जस्ट नीचे जास्कर है। जास्कर का पोर्शन उत्तराखंड तक विस्तृत है, क्योंकि जास्कर की जो सर्वोच्च चोटी माउंट कामेत मानी जाती है, जो उत्तराखंड में है। तो इस तरह इसकी विशेषता के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसकी अन्य भी विशेषता है, वो विशेषता के रूप में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। लगभग 3000 मीटर की औसत ऊंचाई है, लेकिन कुछ तो आप मान के चले कि 6000 से भी ऊपर है। और एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि संपूर्ण एशिया में अगर 7300 मीटर से ऊपर कोई चोटी की अगर चर्चा है, तो कुल 94 चोटियों की चर्चा होती है, जिसमें 94 में 92 यानी ऑलमोस्ट 100% मान लीजिए 92 चोटी इसी ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत पर है। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की जो चीज़ों की चर्चा करना चाह रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं।
ताकि संपूर्ण भारत को जो ऊंचा वज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहला जो भाग था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये पर्वतीय प्रदेश कहाँ है, तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एक सेक्शन को देख लेंगे, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा सा आंशिक पंजाब आता है, आंशिक पंजाब है, उत्तराखंड है, इसके अलावा नेपाल का ये पोर्शन, भूटान, जो कि 2 अलग अलग देश हैं। इसके अलावा हम यहाँ सिक्किम की चर्चा करेंगे, और 7 सिस्टर्स के नाम से जो प्रसिद्ध जो है 7 पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बीच का जो पोर्शन जो है आसाम है, इन चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप मानचित्र पर देख रहे हैं कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है वो इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ट्रांस हिमालय श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूर्वोत्तर पहाड़ी श्रृंखला के रूप में ये जाना जाता है। तो सबसे पहले इस बात की हम चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए भाग पर अगर चर्चा करें तो इसके अंतर्गत लगभग 4 पर्वत श्रेणी है। जैसे एक काराकोरम पर्वत श्रेणी की चर्चा होती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरा है कैलाश पर्वत श्रेणी, चौथा है जास्कर पर्वत श्रेणी। ये 4 की चर्चा यहाँ होती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी में अंतर क्या है। तो इस अंतर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पर्वत जो है, पर्वतों का समूह को पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। लेकिन अगर पर्वतों का ऐसा समूह जिसका निर्माण प्रक्रिया और निर्माण काल एक ही समय का हो, निर्माण प्रक्रिया भी सेम हो और निर्माण काल यानी युग या पीरियड भी एक ही हो, तब ऐसे पर्वतों के समूह को हम लोग पर्वत श्रेणी की संज्ञा करते हैं। लेकिन अगर यदि 2 में से कोई एक भिन्न हो, या तो विभिन्न युग में हो का पर्वतों का समूह हो, या विभिन्न प्रक्रिया से जो निर्मित हो, तो इसीलिए उसके समूह को हम लोग पर्वत श्रृंखला का नाम देते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला नाम आता है, ट्रांस हिमालय श्रृंखला आता है, तो दोनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी यानी पर्वतों का समूह है। तो काराकोरम का जो निर्माण प्रक्रिया और निर्माण युग जो है लद्दाख के निर्माण प्रक्रिया या निर्माण युग से अंतर होगा, कैलाश से भी अंतर होगा, जास्कर से भी अंतर होगा। तो इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। खास करके जो हिमालय पर्वत की चर्चा होती है और वहाँ हम लोग देखते हैं महान हिमालय, और दूसरा देखेंगे लघु हिमालय, और तीसरा जो चर्चा होती है स्पेशली जो शिवालिक हिमालय की चर्चा होती है। तो 3 है। लेकिन महान हिमालय किस रूप में है, तो ये अब देखेंगे। तो इस रूप में महान हिमालय पर्वतों का समूह है जिसका निर्माण एक ही युग में और एक ही प्रक्रिया से हुआ। कुछ समय के बाद देखेंगे इसके दक्षिण में दूसरा का निर्माण हुआ यानी लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में समूह एक है, निर्माण प्रक्रिया एक है, लेकिन इन दोनों के काल में यानी युग में अंतर है, इसलिए दोनों 2 हो गया। उसी प्रकार तीसरा देखेंगे शिवालिक इस रूप में आता है, तो शिवालिक का अलग है। तो देख सकते हैं महान हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी, शिवालिक हिमालय श्रेणी की चर्चा। तो खैर चलिए, हम तो अभी पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी की चर्चा किए, लेकिन अब इनकी विशेषताओं की चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि ट्रांस हिमालय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है, क्योंकि यह ट्रांस हिमालय जो है ये प्रायः बर्फ से ढका हुआ है, परतदार चट्टानों से निर्मित माना गया है। यहाँ पर वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव है, बर्फ पूरा है, और यह जो है लगभग 3 देशों में है, पाकिस्तान में, भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, और तिब्बत में है, तिब्बत यानी वर्तमान चीन में है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 4 पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, कैलाश और जास्कर। तो नक्शा पर जैसे देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो पोर्शन जो है खास करके यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके दक्षिण में लद्दाख है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहूँगा, लद्दाख का ही जो तिब्बत यानी चीनी विस्तार जो है इसी को हम लोग कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं, और उसके जस्ट दक्षिण में है जास्कर पर्वत श्रेणी। सबकी अपनी विशेषता है। विशेषता क्या है, इस पर सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे कि अगर कैलाश के बारे में चर्चा करें तो कैलाश में 3 शब्द जो भारत से पूछे गए जो सवाल है, खासकर भारत के इतिहास से भी, भूगोल से भी काफ़ी उपयोगी है। सबसे पहला है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, जिससे जो पीओके में है
ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन इससे पाकिस्तान और चीन के मध्य में व्यापार होता। तो देख सकते हैं काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, ये पोर्शन काराकोरम दर्रा का है भारत में अवस्थित। चूंकि आधिकारिक रूप से पूरा कश्मीर भारत का है, लेकिन नियंत्रण पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, इससे चीन के साथ इसका व्यापार होता है। नंबर 1। नंबर 2 जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है, दुनिया की सर्वोच्च चोटी, जिसे हम लोग K2 कहते हैं। K2 का मतलब के यानी काराकोरम। तो काराकोरम चोटी जो है दुनिया की दूसरी सर्वोच्च और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये यहीं पर स्थित है। इसका ये जो है 8611 मीटर की ऊंचाई यानी 8611 मीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है। तो काराकोरम यहीं पर है। और तीसरी प्रमुख विशेषता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के दो मुख्य विशेषता, यानी भारत का सबसे बड़ा हिमनद, इसके अलावा भी है बिचापो है, बाल्टेरो है, फिर गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी, जो हिमनद की चर्चा होती है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो हिमनद यानी ग्लेशियर है वो सियाचिन है। और सियाचिन कहाँ पर है, तो इस पोर्शन पर है सियाचिन। और दूसरी सियाचिन की विशेषता जो मानी जाती है कि सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य स्थल, यानी यह सामरिक स्थान है। और जैसा आप सबको पता है कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर नियंत्रण कर लिया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है। और सियाचिन को सुरक्षा को लेकर प्रतिदिन अच्छा खासा भारत सरकार पर खर्च भी है, लेकिन चूंकि सिंबॉलिक दृष्टि से ये हमारा शान है, इसलिए हम इस पर नियंत्रण स्थापित कर रखे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो स्पेशली काराकोरम की चर्चा हुई थी। काराकोरम के दक्षिण में जो लद्दाख है, लद्दाख को लेकर के दो प्रमुख विशेषता है। ये लद्दाख जो है सिंधु और सिंधु की सहायक जो सयोक नदी है, देख लीजिए किस प्रकार लिखा, सयोक नदी के मध्य है, यानी कि एक तरफ सिंधु नदी, दूसरी तरफ सयोक नदी बहती है। इसके अलावा कहता है यहीं पे गुंजी नामक स्थान है। गुंजी नामक स्थान पर देखेंगे सिंधु गॉर्ज है। लगभग हम लोग मान के चले कि 520 मीटर की गहराई है, गुंजी पर है। और यह जो है भी आकार की घाटी है, लेकिन भी आकार घाटी का ही 3 अलग अलग नाम माना जाता है। सामान्यतः जो इस रूप में जो घाटी बनता है उसको भी घाटी, थोड़ा सा और गड्ढा हो जाएगा उसको गॉर्ज कहते हैं। और गॉर्ज थोड़ा सा और आई शेप ले ले तो इसको हम लोग कैनियन कहते हैं। भारत में कोई नदी कैनियन नहीं बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कैनियन जो बनाती है वो है कोलोराडो नदी, लगभग 1.5 किलोमीटर, कैलिफोर्निया में जो लगभग 1.5 किलोमीटर बनाती है, गहराई है। लेकिन हमारे यहाँ गॉर्ज है जो लगभग 0.5 किलोमीटर यानी 520 किलोमीटर है। और उसी गॉर्ज का निर्माण जो कहते हैं सिंधु गॉर्ज, सिंधु नदी बनाती है। और ये कहाँ है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर। लद्दाख का ही जो चीनी विस्तार जो है कैलाश श्रेणी, कैलाश के बारे में ध्यान रखना है। 2 महत्वपूर्ण पहलू आता है। सबसे पहला पहलू आता है कि कैलाश पर्वत जो हमारे देवाधिदेव या आराध्य देव भगवान भोलेनाथ का वहाँ सब परिवार निवास माना जाता है, इसीलिए उस पर कोई चढ़ाई नहीं करता बल्कि परिक्रमा करता है। हिंदुओं को सबसे बड़ी आस्था कैलाश पर्वत को लेकर के है, जो इसी का एक हिस्सा, ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है उसके उसके बगल में ही मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील का इंपॉर्टेंस इस रूप में है कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जैसे नक्शा से आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहीं पर मानसरोवर है, तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और जबकि सिंधु नदी इधर से जा रही है, यानी पश्चिम की ओर सिंधु नदी प्रवाह, पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह है। उसी के दक्षिण में, उसी के बगल में राकसताल है जिसे सतलज नदी। इसलिए मोटे तौर पर कई किताबों में आपने देखा होगा कि मानसरोवर झील से 3 प्रमुख नदियां निकलती है, सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कभी कभी आता है, लेकिन कुछ किताब में राकसताल झील की चर्चा होती है। तो ये आपका लद्दाख और कैलाश की। इसके बाद देखेंगे जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी भारत में 2 महत्वपूर्ण राज्यों में था, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जो हिस्सा है आपका ये हिमाचल प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे वर्तमान में भी लद्दाख श्रेणी तो हो गई, आंशिक रूप से जम्मू कश्मीर में भी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी है। और यहाँ की 3 महत्वपूर्ण विशेषता हम लोग कर सकते हैं। और तीनों विशेषता जो है स्पेशली जो दर्रा को लेकर के, यहाँ तीन प्रमुख दर्रे को लेकर के चर्चा होती है। वो दर्रे कौन कौन है, वो दर्रा जो है जोजिला,
दूसरा दर्रा जो आता है बड़ा लाचा, और तीसरा बड़ा दर्रा जो आता है शिव किला। तीनों दर्रा की अपनी विशेषता है। देखिए दर्रा क्या है, एक सुरंग लेकिन शीर्ष विहीन, यानी आप समझ सकते हैं कि एक पर्वत है, पर्वत को उस पार जाना है, कहीं ना कहीं पर्वतों के समूह में एक स्थान ऐसा होगा, दो स्थान ऐसा होगा जहाँ की ऊंचाई कम होगी, जिसको पार पाना आसान होगा, उसे ही दर्रा कहते हैं। तो तीन प्रमुख दर्रा जोजिला, बड़ा लाचा और शिव किला। नक्शा पे आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ये लद्दाख एरिया है और यहाँ पर जोजिला है इस पोर्शन पर, और यहाँ पर बड़ा लाचा है। तो लद्दाख की जो क्षेत्र की राजधानी है लेह, तो आप समझ लीजिए कि श्रीनगर से भी लेह अगर जाना हो तो जोजिला दर्रा में से जाएंगे, जोजिला दर्रा से, और यदि हम ये हिमाचल प्रदेश से या मंडी से जाना चाहेंगे तो बड़ा लाचा को पार करके हम लेह पहुंचेंगे। तो यहाँ है कि ले जाने का मार्ग हमारे पास दो है, एक जो है जोजिला दर्रा जो कश्मीर होते हुए जा रहा, दूसरा है बड़ा लाचा दर्रा। इसके बाद देखते हैं तीसरा जो शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा की इंपॉर्टेंस लगातार बना हुआ है क्योंकि इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता कि सतलज नदी इसी को पार करके भारत में प्रवेश करती है, नंबर एक। और नंबर दो जो है इसी दर्रा के माध्यम से भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है। ध्यान में रखना है कि 62 तक दो महत्वपूर्ण दर्रे से होता था, एक नाथुला दर्रा के से और दूसरा शिव किला दर्रा से। लेकिन 62 के युद्ध के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया, पुणे से खोल दिया गया है 21वीं से 2005 में, लेकिन शिव किला दर्रा से व्यापार हमेशा कंटिन्यू जारी रहा। तो शिव किला दर्रा इसलिए हमारे लिए काफ़ी। पूर्वोत्तर पहाड़ियों की चर्चा की जाए तो भारत के 7 राज्यों में पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। सबसे पहले हम एक एक राज्य की चर्चा करना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश की चर्चा सबसे पहले किया जाए। जैसा कि आप चित्र से देख रहे हैं, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे 5 पहाड़ियाँ हैं, मिशमी, अबोर, मिरी, डफला और पटकोई बूम। तो सबसे पहले मिशमी पहाड़ी की चर्चा की जाए। मिशमी पहाड़ी
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्वतीय भाग भारत के लिए एक संसाधन के रूप में है। इसकी उपयोगिता नदी के रूप में है, हिमनद के रूप में है, सामरिक स्थान के रूप में, प्राकृतिक सीमा के रूप में है, औषधियों के रूप में है, वनस्पति की विविधता के रूप में है। अगर इन क्षेत्रों का अगर विकास किया जाए तो भारत के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस संबंध में एक अच्छा रोडमैप तैयार करे और इन संसाधनों का बेहतर दोहन करने का प्रयास करे। अगर ये प्रयास होता है तो भारत का न केवल विकास होगा बल्कि जो सामाजिक आर्थिक न्याय के स्तर की जो चर्चा होती है उस न्याय को प्राप्त करने में भी काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हिमालय पर्वत को लेकर के चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।